Hello everyone, welcome to Dakshna e-classroom program. Up to last class we were discussing about integration. तो अपन ने इंटीग्रेशन में कुछ मेथड्स वगैरह देखे कि डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को अपन कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अपन उन्हीं मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस कर रहे हैं जो हमें बेसिकली फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती है जिनकी और रिक्वायर्ड हैं. अदरवाइज इंटीग्रेशन लाइक इट्स वेरी बिग चैप्टर, सो देयर आर मैनी मोर मेथड्स दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस बिकॉज दोज आर नॉट much important for physics purpose. If it is required for you maybe sometime later or at the time you will be explained that method. Otherwise we are going to discuss here only like those cases which frequently we use. So many more cases we have discussed. There is one more case. It's not exactly one case, it's just a simplification method actually. Remaining the process is exactly same that we have discussed. So that is basically next case of integration is integration by using trigonometric identities. So this is a integration by using trigonometric identities. So in this case actually sometime the problems is given. Let's consider one case here directly. So we are given here integration of sine square x dx, is it? So one way to go for this is by your integration by parts rule, but that will not be easy. It will be like maybe lengthier. So there is another method, and that method is by using some trigonometric identities. So what we do is that in trigonometric identities we have learned some relation between different trigonometric functions. तो हम उन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके जो भी हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशन या सिचुएशन दे रखी होती है, हम उसको एक सिंप्लीफाई मेथड या सिंप्लीफाई फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं बेसिकली उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से, और फिर बाकी उसको एज इट इज़ जो भी रूल लग रहा हो उसको यूज़ करके हम सिंप्लीफाई और फाइनल इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, राइट. सो दैट इज दिस मैथड बेसिकली. सो जस्ट कंसिडर दिस एग्जाम्पल हियर actually. Right, so what we are doing here actually, so this is the method. So in this case we will see is there any trigonometric identity which reduces this to some simpler form. तो ये आपको जब trigonometric identities याद होंगी सभी और फिर उस टाइम पे आप थोड़ा सोचोगे कि हाँ इसको कौन सी identity यूज़ करें, किससे क्या करें कि ये आसान फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, तो कुछ तो वो आपको प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएंगी चीज़ें. सम लाइक यू हैव टू try a lot, you need to think in different forms, and then only finally you will reach at one conclusion that okay this identity can work. Otherwise there is no hard and fast rule that okay this is the situation you go for that one. So ऐसा कुछ नहीं होता है डायरेक्टली, तो आपको ट्राई कर करके देखना होता है, राइट ना. सो बिकॉज यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए भी कई सारे वहाँ पर रिलेशन होते हैं अपने पास. तो एक तो रहता है वन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. तो उसको अगर हम यूज करेंगे तो फाइनली साइन स्क्वायर की जगह क्या होगा, कॉस स्क्वायर में रिड्यूस हो जाएगा. तो कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ. लेकिन अगर आप देखोगे तो एक cos 2x से भी sin स्क्वायर x का रिलेशन होता है, एंड दैट रिलेशन इज इट. तो ट्रिग्नोमेट्रिक दैट आइडेंटिटी जो यहाँ पे हमें हेल्प कर सकती है दैट इज cos 2x, ये रहता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो ये भी एक रिलेशन है. अब देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं सिंप्लीफाई करके, तो ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आती है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2. तो ये फिर भी आसान लग रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर के एक्स की साइन स्क्वायर एक्स की बजाय. दिस सीम्स मच इजियर. तो देखो अब इसको क्या करते हैं, तो पहले तो अपन को क्या करना पड़ा है, क्या करना होता है कि लाइक फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी which can help in simplification.
तो जो अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने में हेल्प कर सकती है। जैसे यहाँ पे अपन ने ये सोच करके अपने दिमाग में आया और अपने ये रिलेशन लिख लिया, है ना। तो अब फर्स्ट स्टेप तो ये रहता है। सेकेंड स्टेप है कि हाँ, उसको यूज करके अब इसको अपन रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह ये रख दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और डिवाइडेड बाई 2 को मैं डायरेक्टली बाहर ले लेता हूँ, तो दिस इनटू dx। अब देखो ये फिर भी आसान लग रहा है। अब यहाँ पे क्या है, 1 dx का इंटीग्रेशन अपन को पता है x होता है, और cos 2x का अगर आपको याद हो तो अपने लास्ट लेक्चर में ही देखा था, लास्ट और लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx समथिंग रिलेशन आई रोट एंड दिस इज इक्वल टू कि इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन हम करते हैं तो साइन का होता है माइनस ऑफ कॉस जो भी यहाँ पर है उसका एज इट इज, और फिर इसका क्या करते हैं, जो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है फैक्टर उससे डिवाइड कर देते हैं n प्लस सी, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ऐसे ही अगर इसी मेथड से मैं जाता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ cos mx क्या हो जाएगा, देखो है ना dx। तो cos ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन अपन को पता है क्या होता है, दैट इज साइन ऑफ दैट समथिंग, तो साइन mx हो गया। अब क्या करना था अपन को, ये रूल के हिसाब से क्या होता है ना, एक्चुअल ये अपना तरीका रहता है प्रॉपर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन ये सिंपल सा केस है और अपन ने करके देख लिया है तो हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं रिलेशन को। तो इसलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, फाइनल जो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में एक फैक्टर है उसको हम डिवीजन में ले जाते हैं m प्लस सी, तो ये अपना क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इन दिस रिलेशन आई कैन यूज दिस आइडेंटिटी और यू कैन से दिस इंटीग्रेशन फॉर्मूला, राइट। तो अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज 1 इंटू डी एक्स इज एक्स माइनस, बाय यूजिंग दैट ये इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस होल प्लस सी। तो ये फाइनली तुम्हारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन सॉल्व होकर के आ गया। इज दैट क्लियर? तो इसमें कुछ खास नया रूल नहीं है, is it? But you can still call it integration by using trigonometric identities. मेथड सिंपल सा ये है कि जहाँ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दे रखी होती हैं, जिनको हम डायरेक्टली हमें लगता है कि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा या फिर जो दूसरे मेथड से हो भी पाएगा तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, उस टाइम पे आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो तुम्हें हेल्प कर सकती हैं इस जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसको आसान फॉर्म में रिड्यूस करने में। कैसे करेगी, कौन सी आइडेंटिटी करेगी, इसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए पहला तो रूल ये है, फर्स्ट कंडीशन इज दैट यू मस्ट रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं होंगी तो फिर आप सोच ही नहीं पाओगे कि इसका रिलेशन किससे कहाँ कैसे आता है। सो यू मस्ट रिमेंबर दोज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके। जब वो तुम्हें याद होंगी फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हाँ इसका रिलेशन किस किस से होता है, कौन सी आइडेंटिटीज है जो कि हमारा जो फंक्शन है उससे रिलेट करती है। देन यू विल आइडेंटिफाई कि हाँ ये वाली आइडेंटिटी अगर मैं यूज करता हूं तो ये ऐसे फॉर्म में ले आएगी जिसका इंटीग्रेशन मेरे को आता है और जो आसान है। उसके बाद आप फाइनली वो आइडेंटिटी डिसाइड करोगे, देन यू विल सब्स्टिट्यूट इट, मतलब उसको रिड्यूस कर लोगे और नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेशन। सो दैट इज दिस मेथड, ओके। सो लेट्स कंसिडर वन मोर केस एक्चुअली हियर, ऑलराइट। सो वी हैव another case. That is a integration of sin cube x dx, करेक्ट ना। सो देखो अब इसमें भी क्या हो रहा है, ये भी इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। अब अगर बाई पार्ट से जाएं तो साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और पता नहीं वो भी आसान नहीं होगा, चीज़ें थोड़ी सी लेंथी लगेंगी, आप समझ सकते हो, है ना। और 3 के लिए तो अपना कुछ है नहीं यहाँ पे ऐसा रिलेशन, बट दूसरा एक तरीका है कि इसको अगर हम कुछ इजी फॉर्म में रिड्यूस कर लें तो वो हमारी हेल्प कर सकता है डेफिनेटली। तो इसके लिए हमारे सीधा कि साइन क्यूब एक्स का रिलेशन कहाँ से होता है, तो अपने पास एक फंक्शन होता है साइन 3x, ये आइडेंटिटी रहती है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 3 थीटा, तो ये होता है अपने पास 3 साइन थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे x, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा मतलब क्यूब एक्स। तो देखो ये आइडेंटिटी अपने पास है और जो कि 3x और साइन एक्स इन सब में कन्वर्ट कर देती है साइन क्यूब एक्स को। अब मैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय
4। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि एक्चुअली में क्या हुआ, इसके लिए मैंने अल्टीमेटली इस आइडेंटिटी को यूज किया और ये आइडेंटिटी मेरे को क्या है, दिस फंक्शन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू दिस वन, इज इट। और इसमें क्या आ रहा है, सिंपल साइन एक्स जिसका इंटीग्रेशन हमें आता है, और साइन एम एक्स, एम की वैल्यू 3 है, उसका भी इंटीग्रेशन हमें आता है। तो यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हो कि देखो ये सीधा सीधा क्या होगा, एकदम सिंपल फॉर्म में रिड्यूस होकर के आ गया जिसका इंटीग्रेशन अपन को आता है। सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो यही है कि तुम्हें आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा रिलेशन तुम्हें यहाँ यूज करना है। दैट इज द बिगेस्ट स्टेप और ट्रिक हियर एक्चुअली। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर दिया देन देयर इज nothing in this problem. Okay, so that will come by practice, and another condition is you must remember the trigonometric identities. Okay, then you will be in condition or in a situation to think about such relation. Okay, तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अभी अपन ने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ इसको यूज करके ऐसा कर सकते हैं, ये अपने माइंड में आ गया। नेक्स्ट स्टेप है कि अपन क्या करेंगे, ये रिलेशन यहाँ यूज करते हैं। तो देखो इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस। तो 1/4 को मैंने पहले से बाहर ले लिया, ये हो गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, करेक्ट, दिस मल्टीप्लाइड बाई dx। अब तो क्या है, बेसिक है इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूं आगे। तो ये क्या हो गया, देखो 1/4 और 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3 कांस्टेंट साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है साइन 3x, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाय द फैक्टर, इज इट, विच इन constant factor in multiplication with x, so divided by 3 this whole plus c। तो ये तुम्हारा आंसर। इसको आप एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो cos 3x minus 3 cos x whole divided by 12 plus c, so this is your final integration, राइट ना। सो यहाँ दिस इज योर मैथड एक्चुअली। तो यहाँ पे तरीका वही है, बस एक स्टेप है कि जहाँ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही हैं वहाँ पे हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से उसको एक सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करना है, एंड देन वी विल गो एज इट इज, जो अपन ने मेथड अभी तक स्टडी किए हैं, राइट ना। सो दैट इज योर अनदर केस फॉर सॉल्विंग। लेट्स कंसिडर अनदर केस एक्चुअली हियर, आई कैन इरेज इट। So another example I am considering, integration of let's say sine 3x into cos 2x dx। अब देखो यहाँ पर भी अगेन यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि दो cos और sin का मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन है तो अपने पास एक ही मेथड होता है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। उससे जाएंगे तो आपको याद होगा कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन रिड्यूसिंग नहीं है, everything will like both function will convert, is it, to next function। reducing नहीं है तो अपना थोड़ा सा मेथड लेंथी हो जाता है, अपन को 2-3 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, है ना। तो दैट इज अनदर केस। दूसरा केस है कि हाँ अगर थोड़ा सा अपन इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कुछ रिलेट करें तो मे बी ये बहुत आसान फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है, और उसकी हेल्प से हमारा 1-2 स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, राइट ना। तो अब देखो अगेन वही स्टेप है कि कौन सी आइडेंटिटी कौन सा कहाँ यूज करना है, तो उसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। सो आई रिमेंबर एक्चुअली, तो अपने पास एक रिलेशन होता है साइन c प्लस डी और साइन अल्फा प्लस बीटा, तो उसको अपन एक्सपेंड कर लेते हैं, तो वहां से ही अपने पास आ जाता है बेसिकली ये एक आता है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये एक रिलेशन होता है बेसिकली। तो देखो इसको क्या कहते हैं, ये साइन अल्फा कॉस बीटा, इसको एक्सपेंड करके साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये माइनस में तो यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, राइट ना। तो यहाँ से ये देखो क्या हो जाता है बेसिकली, ये जो टर्म है अपनी वो तो क्या हो गई, कैंसिल हो जाती है ये वाली टर्म, राइट। और ये अपने पास बचता है बेसिकली
2 cos alpha sin beta, is it? So we are getting actually, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो अपने पास ये रिलेशन आ रहा है, राइट ना। अब इसकी बजाय मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो बिकॉज इन दैट वी नीड दिस रिलेशन, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और अपने पास रिलेशन बच जाएगा 2 sin अल्फा cos बीटा, करेक्ट ना। तो मतलब यहाँ पे क्या है, अपने पास साइन अल्फा कॉस बीटा की फॉर्म में ये रिलेशन दे रखा है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना। तो देखो यूज करते हैं इसको, तो ये 2 से अपन यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या है अपने पास, अगर इसको एज इट इज मैं यूज करता हूँ रिलेशन को, तो ये अपने पास साइन 3x, मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ, ये है कॉस 2x, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी हेल्प से, तो ये हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब 5x, दिस इज प्लस एंड साइन 3 माइनस, तो ये हो गया साइन x बेसिकली होल डिवाइडेड बाय 2। तो अभी देख सकते हो कि ये जो है कितना आसान फॉर्म में आ गया, इसका इंटीग्रेशन अपन को एकदम इजीली आता है, देयर इज नथिंग इन दिस। सो इसको by using this identity I can reduce in this form, and next step is just one more step, integration, right? तो this is method actually। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं ये आइडेंटिटी यूज करके लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन 5x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन तो 1/2, और साइन 5x का इंटीग्रेशन अपन को आता है, सो इट्स बेसिकली माइनस कॉस 5x बाई 5 and sin x का integration minus cos x plus c. So this is your final answer. So you can write it minus 1 by basically 10 you can write, and this is cos 5x plus 5 cos x plus c. So this is your final answer. Is it? तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से हमारा प्रॉब्लम आसान बन जाता है। सो लेट्स कंसिडर अनदर केस एक्चुअली। सो यहाँ पर है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x, साइन पावर 4 x इंटू डी एक्स। ये देखो, तो यहाँ पर तो अपने पास बेसिकली कोई मेथड काम नहीं कर रहा है इफेक्टिवली, देखा जाए तो एवरीथिंग विल बिकम वेरी लेंथी, बट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस प्रॉब्लम को भी हम आसान फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए जो अपन को यूज़ करना है वो ये वाला रिलेशन, अगेन दैट कि कौन सा रिलेशन यूज़ करना है, उसके लिए आपको हिट एंड ट्रायल एंड यू शुड रिमेंबर द रिलेशन, उसी से आता है, डायरेक्ट कोई मेथड उसका होता नहीं है ना। तो अपन ने देखा कि साइन स्क्वायर एक्स अपना कॉस से कुछ रिलेटेड होता है, तो ये 1 बेसिकली माइनस कॉस 2x बाई 2, करेक्ट ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ, अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ तो, और लेट मी सिंप्लीफाई इट हियर ओनली, तो देखो ये हो गया अब साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसका होल स्क्वायर, तो मैं इसको 1/4 बाहर लेकर के 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा 1/4 1 माइनस बेसिकली कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस 2x। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये टर्म तो फिर से सिंपल फॉर्म में आ गई रिड्यूस करके, इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका भी आता है, इसके लिए कॉस स्क्वायर टर्म है, तो इसके लिए भी कुछ अपन यूज कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर के लिए फिर से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने देखा था कॉस स्क्वायर एक्स का रिलेशन ये भी होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर 2x, तो मैं यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर 2x लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 4x बाई 2। तो इसकी हेल्प से, ये रिलेशन की हेल्प से cos 2x, लेट मी राइट इट होल स्क्वायर, तो इसको ये लिख सकता हूँ। अब इसकी हेल्प से इस यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो फाइनली अपने पास ये जो एक्सप्रेशन होगा साइन 4x विल बी फाइनली 1/4
और दिस इज 1 प्लस, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, तो 1 प्लस cos 4x बाई 2 माइनस 2 cos 2x। इज दैट क्लियर अप टू हेयर? तो अल्टीमेटली अपन ने इसको जो ये था उसको इस तरह के, तो ये cos 2x cos 4x इसका इंटीग्रेशन अपन को आता है। मैं और इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखता हूं तो एंड देन फाइनली इट विल बी बेसिकली 1/8, लेट मी टेक 1/2 2 दिस आउट, तो ये हो जाएगा 2 + 1 मीन्स 3 प्लस cos 4x माइनस एलसीएम लेंगे तो ये 4 cos 2x। तो फाइनली ये हो गया अपना, दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट। अब इसको वहां पे वैल्यू रख देते हैं तो सॉल्व कर देंगे अपना, है ना। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट स्टेप। तो अल्टीमेटली वी आर हैविंग इंटीग्रेशन sin 4 पावर 4x, दिस होल टर्म इज इक्विवेलेंट टू दिस। इसकी वैल्यू मैं वहां पर रख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1/8 इज आउट और यहाँ पे बचेगा अंदर में 3 प्लस cos 4x माइनस cos basically this 4 cos 2x, 4 cos 2x into dx। सो ये अपना आसान फॉर्म में रिड्यूस होकर के आ गया और इसका इंटीग्रेशन अपन को आता है। सो नेक्स्ट स्टेप इज 1/8 और इसका इंटीग्रेशन 3 का इंटीग्रेशन 3x cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाई 4 माइनस 4 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 प्लस c। तो ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया 3x प्लस sin 4x बाई 4 माइनस 2 sin 2x प्लस c। तो this is how we are able to solve even this problem. So this is your method actually where we can use trigonometric identities for reducing the complex expressions into simpler form which can be solved further easily, right? So that is this method. One more case is remaining here basically, जो अपन ने देखा था initially integration की definition में। So before that let me erase this part. Okay, so the last part which we are going to discuss in integration is that is basically definite integral. तो definite integral, let me just explain little bit more about that. देखो integration अपन को समझ में आ गया कि अपन को क्या होता है, एक mathematical function दे रखा होता है, is it right? जो भी है f of x dx, ये अपन इसका इंटीग्रेशन। तो लॉजिकली या फिर अगर इसको ग्राफिकली देखें तो ये क्या था, समझने के पर्पज से अपन ने देखा था दिस इज सम y इज इक्वल टू f of x। तो ये जो टर्म है ना एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये अपना क्या देता है बेसिकली, ये जो ग्राफ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया देता है, करेक्ट ना। तो ये एरिया अभी अपन ने क्या किया कि कहाँ से x की वैल्यू, मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया दे रहा है। तो जब ये x की वैल्यूज डिफाइंड नहीं है, मतलब x की जो वैल्यूज होती हैं उनको अपन यहाँ पे रखते हैं बेसिकली कि ये x की वैल्यू कहाँ से, x1 से अगर x2 मैं ये बोलता हूँ तो ये x की वैल्यू x1 से x2, तो इनको बेसिकली अपन बोलते हैं दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, है ना। तो अभी तक अपन ने क्या किया, इन दोनों लिमिट्स को सिंपली इग्नोर करके हमने जनरल फॉर्म में इसका जो भी मैथमेटिकल फंक्शन है उसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक नया मैथमेटिकल फंक्शन क्या आएगा। उसमें अपन ने एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं रखी, अपन ने एक न्यूमेरिकल आंसर नहीं निकाला, अपन ने एक जनरल एक्सप्रेशन निकाला, करेक्ट ना। सो देन व्हेन वी आर नॉट यूजिंग दीज लिमिट्स, इज इट, सो द सिंपल इंटीग्रेशन बेसिकली इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो ये कुछ अपने पास कैपिटल एफ एक्स प्लस सी कुछ नया फंक्शन, इस इंटीग्रेशन को अपन बोलते हैं बेसिकली दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो अभी तक जो अपन ने स्टडी किया है बेसिकली दैट ऑल इज योर इंडेफिनिट इंटीग्रल।
और फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो वो पूरा अपना इंडेफिनिट इंटीग्रल ही है। डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ खास नहीं है, अभी अपन बताएंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल भी है क्या। अल्टीमेटली पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल है, बस उसमें अपन फिर लिमिट रख देते हैं, सो दैट बिकम योर डेफिनेट इंटीग्रल। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, एक फंक्शन होता है अपने पास पहले, फाइनली इसको सॉल्व होकर के एक नया फंक्शन ही आ जाता है, एक नया एक्सप्रेशन, जो कि ये अगर मैं इस ग्राफ से देखता हूं, एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इसका समझता हूं, तो ये क्या है, ये एक अपना क्या होता है, एक एरिया फंक्शन आ जाता है, एरिया फंक्शन फॉर दिस केस एक्चुअली, है ना। आई मीन लाइक है तो एरिया ही, बट ये एरिया की वैल्यू क्या है वो बेसिकली डिपेंड कर जाएगी। किसी के लिए डिस्टेंस हो सकता है, किसी के लिए वेलोसिटी हो सकता है, किसी के लिए कुछ और भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन एक्चुअली एफ एक्स एंड दिस एक्स टर्म कि क्या क्या ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं एक जनरल टर्म्स में बोलूँ तो हाँ, इस सिचुएशन के लिए ये क्या हो रहा है, ये जो आ रहा है एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन, नया एक्सप्रेशन, दिस इज योर एरिया फंक्शन, अंडरस्टैंडिंग। अब अगर मैं यहीं पे एरिया के लिए वैल्यू कर देता हूं कि नहीं, मेरे को एरिया सिर्फ इतने का पार्ट का चाहिए, मतलब x1 से x2 का चाहिए, उस सिचुएशन में ये जो इंटीग्रेशन है, इज इट व्हेन लिमिट्स आर डिफाइंड, इज इट फॉर indefinite integral, then it become definite integral। बस इंडेफिनेट इंटीग्रल ही तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाता है जब हम ये एरिया कहां से कहां तक लेना है वो लिमिट डिफाइन कर देते हैं बेसिकली। तो कभी कभी अपन को ये जरूरत पड़ जाती है, एंड दैट्स व्हाई वी लाइक आई थॉट लेट्स डिस्कस दिस पार्ट आल्सो, इट्स जस्ट स्मॉल केस एक्चुअली। तो यहाँ पे समझ में आया कि ये अब तक अपन ने पढ़ चुका है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमें जरूरत पड़ती है उन सभी के लिए इसको हम यहाँ से यहाँ तक कैसे जा सकते हैं वो अपन ने काफी सारे पॉसिबल केसेस देखे, उनकी हेल्प से आप अभी यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकते हो, राइट। और ये जो सिंप्लीफिकेशन है, ये जो सॉल्व करने का जो भी है तरीका, जो इंटीग्रेशन है, उसको अपन सिंपली इंडेफिनेट इंटीग्रल अभी तक बोलते हैं, राइट। अब सिंपल द डिफरेंस हेयर और जो एडिशनल लिमिट यहाँ आ रही है वो ये है कि अब अपन ने क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया कि यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का, तो वो अपनी जब लिमिट डिफाइन हो जाएंगी उसी टाइम पे इस इंटीग्रेशन को अपन डेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, जो लिमिट है वो अपन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ये फंक्शन है तो ये एक लिमिट यहाँ पर रखते हैं, इसको मैं x1, इसको x2, और फाइनली ये क्या आता है, एक नया फंक्शन सॉल्व होकर के तो आ जाएगा। अब देखो अनदर पॉइंट हियर, ये हो गया, लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट, इसको सॉल्व करके ये आ गया। प्लस सी कब यूज करते थे, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि अभी अपन ने कुछ डिफाइन नहीं किया है, देन दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज सम कांस्टेंट सी। लेकिन जब अपन ये फिक्स कर दें कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया, तब तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एकदम फिक्स क्वांटिटी हो जाएगी। उस सिचुएशन में अपन सी यूज नहीं करेंगे। इन दैट केस अपन यहाँ पे लिमिट रखते हैं, x1 लिमिट, x2 लिमिट, इसको x1 को अपन बोलते हैं लोअर लिमिट, x2 को बोलते हैं, मतलब जो नीचे यहाँ पर लिखा जा रहा है उसको लोअर लिमिट, जो ऊपर लिखा जा रहा है उसको अपर लिमिट बेसिकली। ये x1 हो सकता है, ये a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, सिमिलरली इट कैन बी आल्सो एनीथिंग। तो दिस इज विच इज रिटर्न हियर लोअर लिमिट, देयर इट्स अपर लिमिट। तो अब देखो तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, तरीका सिंपल सा है कि इन लिमिट्स को भूल जाते हैं, इसको हम एज इट इज सॉल्व करते हैं, बस सी ऐड नहीं करेंगे, करेक्ट ना। तो ये अपने पास सॉल्व होकर के आ गया। अब इसमें हम ये फिर से लिमिट x2, तो दिस टर्म दिस इज इक्वलेंट टू दिस आफ्टर सॉल्विंग, और इसको जब ये लिमिट है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज दिस इज f एट x2 माइनस f एट x1, सो दिस विल बी, ये क्या होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, एंड दिस विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन, और दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर डेफिनेट इंटीग्रल दिस फॉर लिमिट x1 टू x2। तो ये वैल्यू सॉल्व करके देन यू विल गेट आंसर बेसिकली। सो दिस इज योर
बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल। मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें और एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, सो दैट इट मेक्स मच और बेटर सेंस टू यू। लेट मी रेज दिस पार्ट। अभी देखो अपन सिंपल केस से चलते हैं, है ना। मैं मान लेता हूं कि लेट्स से y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट फंक्शन ही मान लेता हूं, 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है ना। तो उस केस में ये क्या होगा, y एक्सिस x एक्सिस और y इज इक्वल टू 5 एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यहाँ पे y इक्वल टू 5 है, करेक्ट। अब देखो ये y इक्वल टू 5, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इसका जो इंटीग्रेशन लिखता हूं मैं y dx इंटीग्रल, तो ये क्या देता है मेरे को 5x। अभी मैं c नहीं रख रहा हूं क्योंकि मैं इसको डेफिनेट इंटीग्रल बनाने वाला हूं, है ना। तो ये क्या होगा 5x, और अगर आपको याद हो तो ये देखो y dx है क्या एक्चुअली में, आई कैन राइट दिस इज डेफिनेटली एरिया फंक्शन, है ना, एरिया फंक्शन है। एरिया फंक्शन ऑफ व्हाट, रिमेंबर दैट। सो दिस एरिया, एरिया के लिए क्या है कि कुछ आपको एनक्लोज्ड बाउंड, मतलब बाउंड्रीज चाहिए ना, मतलब कि इसके इन सभी बाउंड्रीज के बीच का एरिया। तो वो बाउंड्रीज यहाँ पे कौन सी होती हैं, रिमेंबर दैट एक्चुअली। तो यहाँ इस सिचुएशन में, है ना, ये जो बाउंड्री होंगी दैट इज इक्वल टू 1 इज बाउंड्रीज। तो वो होती है एक y एक्सिस, एक होती है x एक्सिस, ये बाउंड्रीज हैं 1 2, है ना। दूसरी y इक्वल टू एफ एक्स, लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड, करेक्ट ना। और नेक्स्ट केस ये हो गई अपने पास, बेसिकली मैं अभी सिर्फ इसके लिए बात कर रहा हूं, रिमेंबर दैट। तो y एक्सिस x एक्सिस और y इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और नेक्स्ट जो भी मैं x बराबर x1 लूंगा, तो x इक्वल टू x1। तो ये चारों बाउंड्रीज के बीच का जो एरिया है वो अपन को सीधा यहां से मिलता है। जब बेसिकली यहां पे मैं क्या करूंगा, लिमिट ये 0 से कुछ x1 रखता हूं उस सिचुएशन के लिए, करेक्ट ना। देखो अब मैं यहाँ पे बोलूँ, मैं x ये 5 हो गया मेरे को, मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू 4 तक का एरिया। सो एरिया अप टू x इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ पे रख करके देखो तो क्या आ गया, एरिया अपने पास सीधा क्या आ जाता है 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 20। तो ये जो एरिया है वो क्या है, देखो ये देख सकते हो कि दिस इज द एरिया एक्चुअली, कहां तक, x बराबर 4 तक। इज इट क्लियर, मतलब कि जब आप 0 से x1 और x बराबर 4 तक जाओगे तो तुम्हारा ये सिंपल एरिया आ जाता है। डज इट मेक सेंस। ये अपन को क्लियरली यहाँ डिफाइन करने होते हैं, तो मैंने इस सिचुएशन में ये डिफाइन कर दिया कि दिस 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 दिस, तो इनके लिए ये मेरा एरिया आ गया। अब मैं जरूरी नहीं है कि मैं y बराबर, ये बेसिकली x की वैल्यू एक बाउंड्री में y एक्सिस को लूँ, या फिर मैं सिंपली कहूँ कि x बराबर 0 को लूँ। आई कैन चेंज दिस, मतलब सिंपल सा ये हुआ, तो इसमें ये था बेसिकली इंटीग्रेशन में अपन डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो अभी देखो क्या हुआ कि अगर मैं ये बोलता हूँ सेम y इज इक्वल टू 5, ये y एक्सिस x एक्सिस, अब मैं कहता हूं कि मेरे को सिर्फ एरिया चाहिए यहां से x इक्वल टू 2 से ये x इक्वल टू 6 के बीच का, करेक्ट ना। तो अब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, अगर मैं ये लिखता हूं इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स और ये एफ एक्स, है ना। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो यहां से बाय डिफॉल्ट 0 से x1, तो जब मैं x1 में जा रहा हूं तो ये जो एक्चुअली में इज इट, दिस इज माय एरिया फंक्शन। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। नाउ इन दिस केस इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट ऑफ x इक्वल टू सम x1, तो उस टाइम पे जो एरिया है वो एफ x1, तो ये क्या देता है बेसिकली, दिस एरिया अप टू x1, दिस विल गिव यू एक्चुअली
अगर मैं इसी को x1 लिख लेता हूं तो ये 0 से x इक्वल टू 0 से x1 तक का एरिया देता है. दिस गिव्स यू एरिया फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x1 इन सिंपल केस. जब मेरे को चाहिए x1 से x2, ऐसे ही इज इट, इफ सब्स्टिट्यूट लिमिट x इक्वल टू x2. अब अगर मैं यहीं पे fx1 आ गया है, इसमें जो एरिया फंक्शन में x की वैल्यू x2 रखूंगा तो जो एरिया आएगा fx2. अब ये बताओ कि ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, कितना एरिया है, इज इट एक्चुअली दिस एरिया इज, अगर मैं इसको x2 यहां पे मान लेता हूं, x2 x इक्वल टू x2, तो ये जो एरिया है ना, दिस एरिया, this is not only from x1 to x2, this area is this complete. Do you understanding that? देखो यहां पे अपन ने समझा कि ये अपना सिंपल फंक्शन था. मैं यहाँ पे अगर सीधा टर्म्स में सीधी मेरे पास ये एरिया फंक्शन आ गया. x की वैल्यू अगर मैं 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू 2 या मतलब मान लेते हैं यहाँ पे 4 ले रहे हैं, तो ये 20 आया. तो 20 क्या दिया कि ये 0 से यहाँ तक x बराबर 20 तक का एरिया तुम्हें दिया. ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू लेट से 6 रख दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 30. तो 30 तुम्हें क्या देगा, x इक्वल टू 0 से 6 तक का एरिया देगा. लेकिन अगर मेरे को चाहिए सिर्फ 4 से 6 तक का एरिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो 6 तक का एरिया निकाला ये पूरा, उसमें से ये एरिया घटा दूंगा तो मेरे को ये एरिया मिल जाएगा. दैट इज माई पॉइंट हियर एक्चुअली. उसी हिसाब से तो यहाँ पे मैं उसी को दूसरे तरीके से लाइक आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. तो मैंने ये जनरल फंक्शन लिया, उसका ये एरिया फंक्शन आ गया. क्योंकि अब अपन डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो लिमिट हम यूज करेंगे, इसीलिए मैंने पहले से सी को हटा दिया है. अब मैं ये जो एरिया फंक्शन है उसमें एक्स की वैल्यू अगर मैं x1 सब्सटीट्यूट कर रहा हूं तो ये मेरे को क्या आएगा, अब एक एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू देगा. तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू ये आई fx1 ये एक्चुअली में है क्या, सो दैट एरिया, दिस इज द एरिया फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x1. तो ये जो एरिया आएगा, दिस एरिया, दिस इज एक्चुअली दिस एरिया x इज इक्वल टू ये पूरा एरिया तुम्हारा आ गया x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x1 तक का. ऐसे ही अगर मैं इस फंक्शन में x की लिमिट x2 रखता हूं तो ये जो एरिया दे रहा है, दिस इज द एरिया x इज इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x2. इज इट क्लियर? तो अगर मेरे को चाहिए होता है कि एरिया x1 से x2 तक का, इज इट, so I hope these two terms are making sense to you. I am trying to explain you logically, otherwise I can directly go जस्ट वन स्टेप कि अगर आपको यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो आपको fx2 माइनस fx1 करना है. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट इन लिटिल बिट डिटेल. सो दिस इज द वे बेसिकली. आई टोल्ड यू दैट fx1 का मतलब क्या होता है, 0 से x1 तक का एरिया. fx2 क्या हो गया, 0 से x2 तक का एरिया. सो इफ एरिया इज आस्क्ड बिटवीन x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2. अब अगर तुम्हें एरिया x1 से x2 तक के सिर्फ बीच का पूछा जा रहा है तो वो एरिया, उसको अपन मैथमेटिकली ये लिखते हैं x1 से x2 fx dx. सॉल्व होकर के ये जो सिंपल एरिया फंक्शन, ये इसको सॉल्व करके ये आता है अपने पास fx. यहाँ पर फिर से अपन लिमिट रखते हैं x1 से x2. ये जो लिमिट रख रहे हैं इनका मतलब भी अब आपको समझ में आना चाहिए. तो ये क्या होता है कि fx2, रिमेंबर दैट, पहले जो लिमिट रखेंगे वो x2 रखेंगे, x2 लिमिट माइनस f ऑफ x1. तो ये क्या दे रहा है, ये जो एरिया है वो तुम्हारा इतना एरिया दे देगा x2 तक का, ये जो एरिया है वो तुम्हें इतना दे देगा. तो ये पूरे में से अगर मैं ये वाला एरिया घटा दूंगा तो सिर्फ मेरे पास ये बचेगा जो कि मुझे यहाँ पे पूछा गया है. इज दैट क्लियर?
राइट. सो दैट इज व्हाट एक्चुअली दिस जनरल टर्म, ये तुम्हारा एक्सप्लेनेशन था समझने के लिए. इन जनरल टर्म्स अगर तुम्हें ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन दिया गया है कोई भी, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, पहले देखो करना क्या है सॉल्व करने के लिए, जो भी तुम्हारे पास इंटीग्रेशन का रूल लग रहा है उस रूल को यूज करके सिंपल इंटीग्रेशन निकाल दो. सिंपल इंटीग्रेशन जो अपन पहले मेथड पढ़े हैं उसी से ये आ गया. अब जो लिमिट जो भी तुम्हारे पास दे रखी है x1 से x2, अब इसको जब डेफिनेट करना है एग्जैक्टली वैल्यू, तो उसके लिए मैथमेटिकली क्या करना है, सिंपल f(x2 माइनस f(x1), ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा. नथिंग, दैट्स ऑल. दिस इज इक्वलेंट टू, जो सॉल्व करने का तरीका है, लिमिट्स को अभी के लिए भूल जाओ, इसको सॉल्व कर दो, फिर बाद में ये जो दोनों लिमिट्स हैं उनको इस तरह से रखो, पहले x2 f x2 माइनस नेक्स्ट लोअर लिमिट f(x1), तो ये तुम्हारे इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा. लॉजिकली क्या होगा, क्यों होगा, ये कैसे होगा, उसके लिए तुम्हें एक्सप्लेन किया कि कहां से आता है. बेसिकली कि जो f(x1) का मतलब है ये 0 से तुम्हें यहां तक का एरिया दिया, f(x2) का मतलब है ये यहां से बेसिकली तुम्हें यहां तक का एरिया दिया, और x1 माइनस x2 का मतलब होता है कि तुम्हें पूछा गया है यहां से यहां तक निकालने का. तो लॉजिकली सिंपल है कि यहां जब पूरा निकाल लिए और ये निकाल लिए, इतना चाहिए तो ये पूरे में से अपन इतना घटा देंगे, तो वही तुम्हारा ये पार्ट है मैथमेटिकली. तो अगर तुम्हें फिर भी यहां समझने में प्रॉब्लम हो रही है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, यू कैन जस्ट गो मैथमेटिकली दिस वे. कुछ नहीं सोचने का है तुम्हें, ये तुम्हें समझने के लिए था, सीधा सीधा सॉल्व करने के लिए. इफ यू आर, रिमेंबर दैट कंडीशन, इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, देन यू कैन सिंपली गो फॉर दिस केस. तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दिस इज इक्वल टू दैट, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. बट इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द बैक प्रोसेस, कि पीछे हो क्या रहा है, इसके पीछे की कहानी, तो उसके लिए ये तुम्हारे पास है एक्सप्लेनेशन. So this is basically your definite integral. So it's just simple like indefinite integral. Let's solve few cases so for this part, and then we are going to finish finally integration part. Okay, so let me first erase this completely. So let's apply that. So abhi aapko, now we are going to solve some problem on डेफिनेट इंटीग्रल्स. जस्ट लिसन इट केयरफुली. सो मान के चलते हैं अपने पास एग्जाम्पल, लेट मी कंसिडर दिस इज x² प्लस 1 इंटू dx, और लिमिट आपको दी गई है यहाँ से 1 से लेट से 2. क्लियर ना? तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है ना. अल्टीमेटली ये है कि ये अपने पास y इक्वल टू f(x) एक फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू x² प्लस 1 एक x² प्लस 1 एक फंक्शन है, एंड x एक्सिस बेसिकली dx मीन्स x एक्सिस. तो इन इस एरिया का जो ये फंक्शन है वो एरिया कितना कवर कर रहा है, वो एरिया यहाँ से आएगा, उसको अपन को लाइक फाइंड करना है सिर्फ 1 से 2 के बीच का एरिया. तो अभी क्या करेंगे, अपन को पूछा गया है डेफिनेट इंटीग्रल. तो अभी इसको करना कैसे है, अभी इन लिमिट्स को अपन भूल जाते हैं. तो देखो इसको अगर लिमिट्स को मैं भूल जाऊं तो इसका इंटीग्रेशन आई थिंक आपको आता है. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू x² का इंटीग्रेशन हो गया x³ प्लस x का 1 का इंटीग्रेशन हो गया x. और अब क्योंकि ये लिमिट्स दे रखी हैं तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि हम c अब यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट पार्ट इज 1 एंड 2. तो देखो इसको सॉल्व होकर के ये अपने पास सिंपल इंटीग्रेशन आ गया. इसमें कुछ नहीं अपन ने सोचा लिमिट्स के बारे में, नॉर्मल जो अपना मेथड था इंटीग्रेशन का वो सॉल्व करके उसको अप्लाई करके ये सॉल्व करके आ गया. अब क्या करना है इसका नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट है ये अपने पास हो गया कैपिटल f(x). तो अब इसमें रखेंगे वैल्यू x की वैल्यू, मीन्स दिस इज बेसिकली x³ प्लस x फॉर x इज इक्वल टू 2 माइनस सेम x³ प्लस x फॉर x इज इक्वल टू 1. तो इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ गया 8/3 प्लस 2 दिस माइनस ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1. इज इट? इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये कितना आ गया 14/3 माइनस ये आ जाएगा बेसिकली 4/3. सो फाइनली यू आर गेटिंग सॉल्व आफ्टर सॉल्विंग 10/3. सो दिस इज योर आंसर. तो डेफिनेट इंटीग्रल, आई होप इट शुड बी मेकिंग सेंस टू एवरीवन. करना क्या है, लिमिट्स यहाँ पे बस एडिशनली दे दी जाती हैं. लिमिट्स का मतलब ये हो गया कि अब अपन को एरिया फिक्स कर दिया गया सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, तो इसलिए
इनडेफिनिट या फिर मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। जब मैं फिर सब कुछ फिक्स कर दूंगा तो एक ही तो वैल्यू आएगी ना उसकी। सो दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग सी नाउ। सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये जो भी फंक्शन है उसको एज इट इज, जैसे आप उनको नॉर्मल इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं मेथड है, उससे नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दो, फिर लिमिट रख दो। तो लिमिट पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के दिस इज योर आंसर। इज इट? लेट्स कंसीडर अनदर केस। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, लेट्स से 4 to 5। सही है ना? तो यहां पर भी देखो क्या करने का है अपन को, लिमिट्स को भूल जाते हैं अभी अपन। इंटीग्रेशन ऑफ dx/x क्या होता है? दिस इज इक्वल टू ln x। अब अपन लिमिट यूज करेंगे तो कहां से? 4 से 5। तो ये क्या होता है? ln पहले अपर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट, और दिस इज एक्चुअली योर आंसर, जिसको आप सिंप्लीफाई करके फर्दर 5/4 भी लिख सकते हो। सो दिस इज योर आंसर। नो सी हेयर बिकॉज नाउ वी आर फाइनली गेटिंग वन फिक्स्ड वैल्यू। तो अब अपन सी ऐड नहीं करेंगे, करेक्ट ना? सो सिमिलरली इफ आई गो फॉर अनदर केस, एग्जाम्पल 5x² माइनस दिस इज 3x plus 6, this x is equal to limit let's say 1 to 3। तो लेट्स सिंप्लीफाई इट। तो देखो अभी क्या करेंगे, लिमिट को भूल जाते हैं, इसको नॉर्मल एज इट इज सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 5x³ माइनस ये हो गया 3x² 2 प्लस 6 का इंटीग्रेशन 6x और लिमिट 1 to 3। सही है ना? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब अपन लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले लिमिट अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा बेसिकली 5 इंटू एक्स कितनी है अपर लिमिट? 3। तो ये हो गया 3³ माइनस 3 अपर लिमिट। सो दिस इज 3 इंटू 3² 2 प्लस 6 इंटू 3। So 6 into 3, तो दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 1। तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस 3/2 प्लस 6। तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको सिंप्लीफाई करके अपन सॉल्व करके वैल्यू रख सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? बेसिकली 945 माइनस ये हो जाएगा 27/2 प्लस 18 दिस माइनस ये हो गया। इसको सॉल्व करके आप एलसीएम ले सकते हो यहाँ पे 6। तो ये कितना आ जाएगा? 36 एंड दिस इज सो प्लस 36 प्लस ये हो जाएगा 6 10 माइनस 9। सो वी आर गेटिंग फाइनली, या अभी एलसीएम अगर मैं ले लेता हूँ, सो दिस इज 2। सो 90 प्लस 36 माइनस 27 माइनस ये सॉल्व होकर के आ गया बेसिकली 10 माइनस 9 1। सो 37/6 इज इट? सो ये तो सिंपल है, जो भी है न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट। सो फाइनली दिस इज योर मेथड बेसिकली फॉर सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रल। तो करना कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे सिंपल जाने का है, बस लिमिट अपन को रखनी है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेट्स सॉल्व फ्यू मोर केसेस and this is all about your basically integration. So let's consider simple, this is e to power x dx example। तो यहाँ पे भी let's say 3 to 6। तो इसका इंटीग्रेशन तो अपन को सीधा सीधा आता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x लिमिट 3 to 6। तो क्या करेंगे? e की पावर पहले अपर लिमिट माइनस e की पावर लोअर लिमिट एंड दिस इज योर आंसर। सिंपल, is it? Similarly, example integration of let's say sin 2x dx, x is equal to 0 to pi by let's say 4, है ना? तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, राइट? लिमिट 0 to pi by 4। तो ये देखो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज माइनस, मैं इसको अभी बाहर ले लेता हूँ और 2 को भी बाहर ले लेता हूँ। सो -1/2
अब ये लिमिट रखते हैं बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा cos 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस cos 2 इंटू 0। तो कितना आ गया cos 2 इंटू पाई बाई 4, ये क्या हो गया cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया माइनस 1/2, इसकी वैल्यू हो गई 0 माइनस, और ये क्या हो गया cos 0, तो cos 0 इज 1, सो माइनस माइनस दिस इज फाइनली कमिंग आउट टू बी प्लस। तो इस तरह से तुम्हें जो भी मैथमेटिकल फंक्शन दे रखा होता है उसको पहले तुम्हें सिंपल इंटीग्रेशन करना है, indefinite integral, then you need to substitute the first upper limit minus lower limit and simplify it, that will be your डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये था तुम्हारा पूरा इंटीग्रेशन के पार्ट, जो कि लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है इफ़ यू सॉल्व इट प्रॉपरली। तरीका है, प्रॉपर डिफाइंड स्टेप्स हैं, ट्राई टू रिमेंबर दोज, और उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप उनको लाइक ब्रिंग दैम इनटू एप्लीकेशन, कि हाँ तुम्हारा दिमाग सोचने लग जाए, काम करने लग जाए कि हाँ ये सिचुएशन है, इस कंडीशन में आती है, उस तरह का इसमें ये मेथड लगेगा, तो वो सब चीज़ें तुम्हें आएगा प्रैक्टिस से। सो यू सॉल्व एज मैनी एज प्रॉब्लम एंड दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली इंटीग्रेशन, एंड हियर वी आर गोइंग टू फिनिश आल्सो this term, this part 1 basically, that is called mathematical tool. So in next lecture or next we are going to start the physics part. Thank you so much and do practice, जितना कर सकते हो उतना, वो तुम्हें हेल्प करेगा। और ये था पूरा इंटीग्रेशन। ओके, सी यू।